हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों, प्रवीणा अंजना ने कौन सा खिताब जीता है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब। और वो किस राज्य की रहने वाली हैं? राजस्थान की रहने वाली हैं। और उनका संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। और दोस्तों, उनकी उम्र है 23 साल। तो दोस्तों, जो प्रवीणा अंजना है, उन्होंने जो ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, इसके बाद वह अक्टूबर 2023 में जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगर हम प्रवीणा अंजना की बात करें तो वह महिला सशक्तिकरण की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं और वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम भी करती हैं। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था मिस अर्थ इंडिया 2023 का। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है? सीकर राजस्थान की प्रियंसेन। तो अब जो दिसंबर 2023 में मिस अर्थ की प्रतियोगिता होगी, उसमें भारत को रिप्रेजेंट कौन करेंगी? प्रियंसेन करेंगी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात आई है, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जो विनर हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारत से मिस यूनिवर्स कौन कौन बनी है। तो सबसे पहले मिस यूनिवर्स बनी थी भारत की तरफ से सुष्मिता सेन 1994 में, फिर उसके बाद लारा दत्ता साल 2000 में, और फिर हरनाज कौर संधू 2021 में भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी थी। इसी प्रकार से मिस इंडिया विजेताओं की बात करें तो 2019 की जो मिस इंडिया विजेता थी वो थी सुमन राव, ये राजस्थान की थी। फिर 2021 में मनसा वाराणसी जो कि तेलंगाना की थी, वो मिस इंडिया बनी थी। 2022 में सिनी शेट्टी जो कि कर्नाटक की थी, वो मिस इंडिया बनी थी। और अब 2023 में नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया बनी है और इनका संबंध राजस्थान से है। दोस्तों, मिस इंटरनेशनल पेजेंट की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और इसका आयोजन इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। इसका पहला समारोह हुआ था 12 अगस्त 1960 को। और दोस्तों, जो मिस इंटरनेशनल पेजेंट है, इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। तो ये मिस इंटरनेशनल पेजेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, एन बलारमथी का निधन हो गया है, वह कौन थी? आंसर हो जाएगा इसका वैज्ञानिक, यानी साइंटिस्ट थी एन बलारमथी। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों, वह इसरो की वैज्ञानिक थी और उन्होंने चंद्रयान 3 में अहम भूमिका निभाई थी। अगर आपने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी हो तो उस समय आपको एक आवाज सुनाई देती है। तो जो महिला की आवाज सुनाई देती है वो किसकी आवाज होती है? एन बलारमथी की आवाज होती है। तो इसरो के जितने भी मिशन लॉन्च किए जाते थे उस समय जो आपने महिला की आवाज सुनी है वो किसकी आवाज होती थी? एन बलारमथी की आवाज होती थी, जिसमें वो निर्देश बताया करती थी और बहुत सारी जानकारी भी दिया करती थी। तो वो आवाज किसकी हुआ करती थी? एन बलारमथी की। तो उनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। अभी जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ है। प्रसिद्ध गणितज्ञ सी राधाकृष्ण राव का निधन हुआ है। जॉन वार्नॉक का निधन हुआ है जो कि एडोब कंपनी के सह संस्थापक थे। समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है। संस्कृत के विद्वान कांडला कुंटा अलाहा का निधन हुआ है। और प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन हुआ है। और ऑस्कर विजेता और अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ है। और प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव ढोंडे महानोर का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा 75। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन पुरस्कारों का जो उद्देश्य है वो है शिक्षा में शिक्षकों के योगदान को
प्रोत्साहित करना, और इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 50,000 रुपए और सिल्वर मेडल दिया जाता है। दोस्तों, इस बार जो 75 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से 50 स्कूल शिक्षक हैं, 13 उच्च शिक्षा के शिक्षक हैं और 12 कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्रालय के शिक्षक हैं। तो इन सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। 2023 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो मोक्षा राय को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। प्रोफेसर थलप्पिकल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ग्रैंड क्रॉप्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान किसे दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और ये अवार्ड दिया गया था फ्रांस के द्वारा। माइकल रोसेन को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया है। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों, अभी जो एंटी ड्रोन प्रणाली बनाई गई है उसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। और इसको लॉन्च करने वाली कंपनी का क्या नाम है? ग्रेने रोबोटिक्स, जो कि हैदराबाद में है। तो इसकी लॉन्चिंग भी हैदराबाद में की गई है। इसका कार्य है ड्रोन के खतरे से बचाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जो हमारा पाकिस्तान वाला बॉर्डर है वहां से कई बार क्या होता है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ अनवांटेड ड्रोन जो हैं वो भारत की सीमा पर दिखाई देते हैं और कई बार वो सीमा पार करके भी आ जाते हैं। तो इन्हीं ड्रोन से बचने के लिए एंटी ड्रोन प्रणाली बनाई गई है। नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल रखा गया है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी दोस्तों? तो यह 4000 वर्ग किलोमीटर तक की प्रभावशाली कवरेज रेंज प्रदान करता है। इसके अलावा ड्रोन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो इंद्रजाल बनाया गया है दोस्तों, यह पूरी तरह से भारत में डेवलप किया गया है, यानी यह पूरी तरह से स्वदेशी है। अब यहाँ पर बात आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो आसान शब्दों में अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यह एक मशीन सिस्टम होता है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति होती है। और ये जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बिल्कुल इंसानों की तरह होती है और यह इंसान की तरह ही सभी कामों को अपने मुताबिक करता है। तो ये जो प्रणाली होती है इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम दोस्तों भारत में प्रथम डिस्कस करते हैं। तो भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का नाम क्या है? लीशा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में खोला गया है। हर घर जल प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन है? औरंगाबाद। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? केरल। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात राज्य में किया गया है। और जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन है? कोलकाता। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पद किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। तो भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ ऑफिसर हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। तो उन्होंने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले दोस्तों वसुधा गुप्ता आकाशवाणी में महानिदेशक के रूप में काम कर रही थी। बात करते हैं आकाशवाणी की, तो इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर रेडियो सुनते होंगे तो आपने जरूर सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की बात करें अगर हम, तो यह विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और यह पूरे भारत में 420 स्टेशन संचालित करता है। ऑल इंडिया रेडियो 23 भाषाओं और 179 बोलियों में प्रोग्रामिंग को तैयार करता है। तो ये बेसिक जानकारी है आकाशवाणी से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर नियुक्तियों की बात हुई है, तो कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। मनीष देसाई को PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। R माधवन FTII पुणे के अध्यक्ष बने हैं। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं। संजय कुमार अग्रवाल CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं। रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO बने हैं। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। PM प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और MD बने हैं।
तो ये हैं हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में BEL के द्वारा इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। तो बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक समझौता किया है और यह जो समझौता किया गया है यह शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में किया गया है। और दोस्तों ये जो समझौता है ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की नीतियों के अनुरूप हुआ है। दोस्तों BEL की बात करें यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका काम जो है वो है राडार बनाना, और जो सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम होता है वह काम कौन करता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और MD हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव। अगर हम बात करें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और यह इजराइल की एक प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है और एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये काम करता है। तो BEL और IAI के बीच में अभी हाल ही में बेंगलुरु में समझौता हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है इजराइल की। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम है। राष्ट्रपति है इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की बात करें तो यह एक यहूदी देश है। ये दोस्तों आप इजराइल का मैप देख सकते हैं। इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और ये इसकी कैपिटल है जेरूसलम। लेकिन दोस्तों कुछ देशों के द्वारा इजराइल की कैपिटल को तेल अवीव माना जाता है, यानी तेल अवीव भी इजराइल की कहीं कहीं आपको कैपिटल मिलेगी। तो कुछ देश जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल मानते हैं और कुछ लोग तेल अवीव को इसकी कैपिटल मानते हैं। दोस्तों ये जो स्थान है जेरूसलम, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मस्जिद है अल अस्का मस्जिद, तो उसको आप याद रखिएगा क्योंकि वो कई बार चर्चा का विषय रहती है, न्यूज में भी रहती है। तो अल अस्का मस्जिद पूछा जा सकता है किस देश में है? तो इजराइल में है। और कहां पर है? तो ये जेरूसलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं पर सैन्य अभ्यास त्रिशूल किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो दोस्तों कौन सा अभ्यास है? त्रिशूल नाम का अभ्यास है और ये जो अभ्यास है चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो रहा है। तो भारतीय वायुसेना चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के उत्तरी क्षेत्र में त्रिशूल नाम का एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण युद्धाभ्यास कर रहा है और यह जो अभ्यास है ये 4 से 14 सितंबर तक चलने वाला है। और यह जो अभ्यास है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब के उत्तरी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यह जो अभ्यास हो रहा है इस अभ्यास में भारत के जो लड़ाकू विमान है जैसे राफेल, मिराज, सुखोई, ये सभी अभ्यास में हिस्सा लेने वाले हैं। यानी इसका मतलब ये है कि भारत अपनी ताकत दिखाने वाला है। और एक बात और गौर करने वाली है कि यह जो अभ्यास हो रहा है ऐसे समय पर हो रहा है जब G20 का समिट भारत में हो रहा है। यानी दोस्तों 4 से 14 सितंबर तक तो ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा और 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 का समिट होने वाला है। यानी दुनिया को हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। बाकी ये दोस्तों अभ्यास होता है वायुसेना के द्वारा, लेकिन इसकी टाइमिंग आपको जरूर याद रखनी है कि ये 4 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। तो ये है लद्दाख वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, और ये पंजाब वाला क्षेत्र और दोस्तों हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। तो यहीं पर इस अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं, जैसे टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच, गरुण भारत फ्रांस के बीच, इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के बीच, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच, इंद्रधनुष भारत और रसिया के बीच, और शैन्यु मैत्री भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाले अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात्विक सोलर के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। तो क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा, तो उनको सात्विक सोलर के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सात्विक सोलर क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है, उसके द्वारा रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं, जैसे श्रद्धा कपूर को एसेक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया का, स्मृति मंदाना को रैंगलर का, सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का, विराट कोहली को ड्यूरोफ्लेक्स का, आयुष्मान खुराना
को वैकफिट का, विराट कोहली को लक्सर का और MS धोनी को वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा अपना नेशनल आइकॉन बनाया गया है और BPCL के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित S तेलंग किस देश में भारत के हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा गुआना। तो दोस्तों 2005 बैच के IFS ऑफिसर हैं अमित S तेलंग, तो उन्हें गुआना में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं गुआना की, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये आप देख सकते हैं जॉर्ज टाउन, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। राष्ट्रपति कौन है? इरफान अली। प्रधानमंत्री कौन है? मार्क फिलिप्स हैं। ठीक है, और इसके पड़ोसी देश हैं वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के अध्यक्ष कर्णम शेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा बैड बैंक। तो दोस्तों बैड बैंक के अध्यक्ष हैं कर्णम शेखर, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यह जो इस्तीफा दिया है उन्होंने NARCL को भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL के साथ विलय होने के प्रस्ताव के बाद दिया है। वो इस बात से असहमत थे, इसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों भारत में बैड बैंक को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और इस बैंक को NPA के लिए बनाया गया था। NPA कौन होता है? तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है, लोन लेता है और फिर उसको चुकाता नहीं है तो उसे NPA बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये NARCL की स्थापना की गई थी। अब हम कुछ विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष, MD और CEO डिस्कस करते हैं। जैसे SBI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया, कैनरा बैंक के MD और CEO हैं के सत्यनारायण राजू और IDBI बैंक के जो MD और CEO हैं वो हैं राकेश शर्मा, इंडियन बैंक के MD और CEO हैं शांतिलाल जैन, पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल और यूको बैंक के MD और CEO हैं अश्वनी कुमार। तो दोस्तों ये हैं कुछ प्रमुख बैंकों के MD और CEO और अध्यक्ष। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, डूरंट कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोहन बागान ने। नौसेना कमांडरों का 2023 का सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां शुरू हुआ है? जकार्ता में। और नाभ मित्र का सफल परीक्षण कहां किया गया है? केरल में। CCI ने विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एविएशन कंपनी में करने की अनुमति दी है? एयर इंडिया में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। हीथ स्ट्रीक किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जिम्बाब्वे के। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 460 से ज्यादा है। यानी अगर हम उनकी गिनती करें तो गिनती में वो 460 से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। भारतीय संविधान में भागों की कुल संख्या कितनी है? तो 22 है। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से भागों की संख्या कितनी है? 25 है। भारतीय संविधान का जो भाग निरस्त हुआ है वह कौन सा भाग है? तो भाग 7 निरस्त हुआ है। भारतीय संविधान बनने के बाद भागों का निर्माण हुआ है कितने बार? 4 बार। दोस्तों सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है भाग 9 ख में। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 10 में किया गया है। तो ये है जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था मोहन बागान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। आज का जो क्वेश्चन है, प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।